गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर मतलब वास्तविक संख्या का लेक्चर 3। तो हम लोग डिस्कस कर लिए थे पिछले लेक्चर में कौन पड़ी में है कौन अपड़ी में है, इस पर कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। आज का स्टार है कि आपके पास कोई परिमेय संख्या है तो उसे बिना विभाजन किए परिमेय संख्या को शांत या अशांत, जैसे 1/2 आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 0.5, क्या है पूरा पूरा कट गया तो ये कैसा हो गया शांत। आपके पास आ गया 5/2, इसे आप सॉल्व करेंगे 2.5 पूरा पूरा कट गया, आपने बोल दिया शांत। 1/3 ये आ गया 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा पूरा नहीं कटा, आपने हल्ला कर दिया शांत। आपके पास आ गया 2/3, इसको सॉल्व किए 0.6666 डॉट डॉट डॉट, नहीं कटा, आपने क्या हल्ला किया अशांत वगैरह। सर आप कैसे समझे अशांत है और शांत है? आपने क्या किया भाग दिया। तो भाग देने के बाद ये सभी क्या है, देखो आप ये भी परिमेय ये सभी परिमेय है। परिमेय संख्या शांत है या अशांत, भाग दिए पूरा पूरा कटा शांत, नहीं कटा तो अशांत। लेकिन आज बोला कि ये भाग नहीं देना है, देखिए ना, बिना विभाजन किए किसी परिमेय संख्या को शांत या अशांत बताना, विभाजन नहीं करनी है। क्या क्या बोल, सवाल क्या है? सवाल है कि विभाजन नहीं करनी है और नहीं करनी है और ये बताना है कौन शांत है और कौन अशांत है। ओके, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो किस रूप में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा P/Q के रूप में, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, इस रूप में होगा। अगर कोई भी परिमेय संख्या होगा तो उसे आप इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखेंगे अब क्या करना है, ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत, ये चेक करने के लिए शांत या अशांत, यहां दे शांत या अशांत चेक करने के लिए, अशांत चेक करने के लिए, शांत या अशांत चेक करने के लिए Q का, Q मतलब कौन सी हर, देखिए ना Q कहां पे नीचे में, तो Q मतलब हर, Q का अभाज्य गुणनखंड करें। Q का क्या करें? अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें? Q का अभाज्य गुणनखंड करें। कर लिया, किया कि नहीं किया? किया। सबसे पहली बात आपके पास क्या है? परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा होगा, भाग नहीं देना है तो क्या करना है? हर का गुणनखंड करना है, कर दिए। अगर Q का गुणनखंड, क्या करें? Q का गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करें, यदि Q के गुणनखंड में, Q के गुणनखंड में 2, 5 या 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वह शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। क्या बोले सर? Q का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी है, केवल 2 है चलेगा, केवल 5 है चलेगा, 2 और 5 दोनों है तब तो दौड़ेगा। 2 है काम हो गया, 5 है काम हो गया, दोनों है काम बहुत बढ़िया से हो गया। 2 है 2 के साथ कुछ भी हो सकता है, और 5 है 5 के साथ कुछ भी हो सकता है, 2 है 5 है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो 2 या 2 हो या केवल 5 हो या 2 5 दोनों हो, अगर ऐसा होगा तो वह शांत दशमलव होगा। यदि 2 5 के अलावा कोई और होगा तो वह शांत दशमलव नहीं होगा, तो वह क्या होगा? अशांत होगा। तो यहां लिख देते हैं हम, अन्यथा वह अशांत होगा, अन्यथा वह क्या होगा? अशांत होगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, 2 हो या 5 हो या दोनों हो तब वह क्या होगा? शांत दशमलव होगा। अन्यथा अगर नहीं है वैसा तो क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए? 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो वह कैसा? शांत दशमलव। किसके गुणनखंड? P को नहीं देखना है, केवल किसको देखना है? Q को देखना है। P से कोई मतलब नहीं, केवल किसको देखना है? Q को देखना है। अगर Q का गुणनखंड ऐसा हुआ तो वह शांत होगा, अन्यथा वह क्या होगा? अशांत होगा। कंप्लीट। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आइए। जैसे आपके सामने अब एग्जाम्पल आ रहा है, आपके सामने अब एग्जाम्पल आ रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके सामने पहला एग्जाम्पल है सवाल नंबर 1। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं, कुछ देखिएगा जरा। पहला एग्जाम्पल है 17/8। देखेंगे ये हो गया P और ये हो गया Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है।
इसका मतलब ये क्या है, तो ये कौन चीज हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय, ये कैसा हो गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। कंप्लीट। अब क्या देखना है, इसका हर का गुणनखंड करना है। तो 17/8 क्या करेंगे, 17, 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या हो गया 17/2 के पावर 3। हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो तब वह शांत होगा। देखिए हर के गुणनखंड में कौन है, 2 है, इसका मतलब 2 के पावर में कुछ हो, 5 के पावर में कुछ हो, वो सब मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है 2 है, कितनी बार है वो कोई 2 के पावर 3 हो, 5 हो, 6 हो, वो मैटर नहीं करता। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया शांत दशमलव, डायरेक्ट शांत दशमलव। शांत दशमलव आप चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए ना, ये ना 17 से भाग दीजिए, 17 में 8 से, 8 दूना 16, 1 बच गया, दशमलव 0, 8 एकम 8, 2 बच गया, 2 हो गया। तो ये कितना से लग जाएगा, फिर से 0, 8 दूना 16, 4 बचा 0, 8 पंचे 40, पूरा पूरा कट गया। क्या हुआ 2.125 ऐसा आ गया। तो ये कैसा दशमलव हो गया, जो पूरा पूरा कट जाए, सो क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपके पास दे दिया, मान लेते हैं 20/343 ऐसा दे दिया, 20/343 ऐसा दे दिया। ये किस रूप में है, P/Q के रूप में, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया, ये है परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत आपको बतानी है। क्या बोले, हर का, अंश का नहीं, हर का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 20/343 का अभाज्य गुणनखंड होगा 20/3, तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, मतलब 20/3 के पावर 2, 2 4 1 5, 3 के पावर 5। क्या हर के गुणनखंड में 3 है, सॉरी 2 है या 5 है या 2? सर पावर में 5 नहीं, गुना में 5 होना चाहिए। पावर में 5 नहीं, 3 गुना 5 गुना 2 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हर के गुणनखंड में क्या है, न तो 2 है न तो 5 है, इसीलिए क्या होगा, ये शांत की अशांत। तो ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। ये कैसा परिमेय हो गया, तो ये हो गया आपका अशांत दशमलव। कंप्लीट। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, जैसे आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दे दिया 7/80, ऐसा मान लेते, एक एग्जाम्पल तीसरा ले लेते हैं। जैसे आपके सामने है तीसरा 7/80, 7/80 ऐसा दे दिया। देखेंगे 7 P है, 80 Q है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, ये हो गया परिमेय संख्या। जरा सा ऐसा गुणनखंड लिखिए, 7 का कुछ नहीं करना, 80 लिखिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, पंचे 80, मतलब ये हो गया 7, 2 के पावर 4, 5 के पावर 1। क्या है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है। अगर 2 और 5 दोनों हो तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं शांत दशमलव। समझ में आ रहा है? ठीक है। चौथा सवाल, यदि आपको दे दिया जाए, यदि आपको दे दिया जाए 20/27 ऐसा दे दिया आपको, 20/27, ये क्या है, P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा है, एक, ये भी एक है परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय है तो या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। आप क्या करेंगे इसका, तो आप इसका गुणनखंड लिखेंगे 20/27, 3 तिया 9 तिया 27। ये क्या आ गया, 20/3 के पावर 3। हर के गुणनखंड में देख लीजिए आप, सर न तो 2 है न तो 5 है, इसीलिए शांत की अशांत। तो ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका अशांत दशमलव। इस तरीके से आपने क्या देखा, बिना भाग दिए आप ये जान सकते हैं इनमें से कौन शांत है और इनमें से कौन अशांत है। कंप्लीट। इनमें से कौन शांत है और इनमें से कौन अशांत है, ये आप बिना भाग दिए, ये आप ये सभी बातें आप जान सकते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आपके सामने आपको हम बताए थे एक बात कि √2, √3, √5 ये सभी क्या है, जैसे कि √2, √3, √5 ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है। ये सभी कैसा है, अपरिमेय संख्या है। आज हम लोगों को यही सिद्ध करना है कि कैसे √3, √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्या है। ओके, तो अगला हेडिंग है कि साबित करें। अगला थ्योरी है आपके सामने, साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो मैथ पूछेगा उसमें जो सब्जेक्टिव होता है दीर्घ उत्तरीय, एक होता है लघु उत्तरीय, एक दीर्घ उत्तरीय, एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आपका दीर्घ उत्तरीय के लिए भी 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ से भी बोर्ड कई बार सवाल पूछा है और कई बार पूछेगा। हमको तो लगता है 100% पूछेगा, ऐसा कोई ये नहीं कि नहीं पूछ सकता। देखेंगे, साबित करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आप देखेंगे सर सबसे पहली बात, कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जिसको काउंटर हम लोग प्रूफ करते हैं, मतलब उल्टा करके। तो चलिए इसको जरा सा हम लोग इसको प्रूफ कैसे करें, इसके प्रूफ में चलते हैं। इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा देखेंगे। सबसे जैसे हम सिखाएंगे, एक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद उसी आधार पर सभी को आप प्रूफ करेंगे। आगे कौन कौन थ्योरम लगाते हैं, क्या क्या का जरा देखिएगा। सबसे पहली बात कि मान लो अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले कि अगर कोई जानवर है और ऐसा कोई पूछे कि ये जानवर है कि इंसान है, ठीक है, उसको उस चीज़ को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वो एक इंसान है। अगर वो इंसान होगा तो उसका रीढ़ का हड्डी सीधा होगा, उसमें नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। और इस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अंतर विरोध, विरोधाभास। उस कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर, उस विरोधाभास के आधार पर हम बोलेंगे वो इंसान नहीं है। या दूसरा, इंसान में सोचने की क्षमता है और उस जानवर में सोचने की क्षमता नहीं है, दूसरा आधार है जिस पर कह सकते हैं कि वो इंसान नहीं है। तीसरा, इंसान बोल सकता है, वो जानवर नहीं बोल सकता, तो इस आधार पे भी कह सकते हैं कि वो इंसान नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह। उसी प्रकार एक आधार होना चाहिए जिस आधार पर ये कह सके कि √2 अपरिमेय है। तो अगर कुछ देर के लिए हम ये मान लें, लिखते हैं कि यदि संभव हो, यदि संभव हो तो ऐसा कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ये काउंटर प्रूफ है। संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक, अगर यदि संभव हो तो माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, यदि संभव हो तो आपने क्या मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यदि √2 परिमेय संख्या है तो तब तो इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यदि √2 परिमेय है तो √2 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √2 आपने क्या पढ़ा, परिमेय संख्या वो है जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय हो गया तब तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि P/Q इसका मानक रूप है तो PQ पुनः नहीं कटेगा, मतलब इसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। जहां P तथा Q का एक के अलावा और अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। हम क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, यदि √2 एक परिमेय संख्या है, यदि ऐसा कुछ देर के लिए माना गया है, तो उस परिमेय को कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में, तो हमने लिख दिया। लेकिन P/Q अगर उसका मानक रूप होगा तो मानक रूप कब होगा, जब P और Q का एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो। लेकिन बाय द वे कोई अन्य गुणनखंड हो गया तो आपका ये मानना गलत हो जाएगा। आपने क्या बोला है, √2 जब परिमेय है तो वो P/Q के रूप में है, जहां P/Q का एक के अलावा और अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। यदि बाय द वे प्रूफ हो गया, आगे हो गया, तब आपने क्या बोला, कुत्ता जो है या कोई जानवर है सर वो इंसान है, आपने ऐसा मान लिया। लेकिन इंसान का गुण जब उसमें नहीं मिला, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इसी कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूफ क्या हो गया, वो इंसान नहीं वो जानवर है। उसी प्रकार √2 को अगर आपने, √2 है कैसा, अपरिमेय, यदि आपने परिमेय मान लिया और यदि उसको P/Q के रूप में लिख दिया और उसके साथ ये कंडीशन है, बाय द वे कभी ये कंडीशन टूट गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, परिमेय नहीं है, तो वो क्या है, अपरिमेय। नहीं समझे, अगर √2 परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा गया, जहां P और Q का Q अपने मानक रूप में है। मानक रूप में है का मतलब वो पुनः नहीं कटेगा, पुनः नहीं कटेगा का मतलब उसका एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि जो संख्या किसी से नहीं कटता है वो एक से तो कटता है, इसीलिए उसका गुणनखंड एक तो होना ही है, लेकिन एक के अलावा कोई और नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट। तो आप जरा देखते हैं, तो अब
अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, √2/1 बराबर P/Q, ऐसा लिख सकते हैं। तो √2 गुना Q, तो ये हो जाएगा √2Q बराबर कितना हो जाएगा, P, ऐसा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा यहां √2Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया, P स्क्वायर। देखिए सर, इसका मतलब है कि 2 गुना Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, इसका मतलब P का मतलब P स्क्वायर का गुणनखंड 2 और Q स्क्वायर है। यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं क्योंकि यहाँ आपको अपना दिमाग चलाना होगा। यही है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। सर P, जैसे कि आपने लिखा 6 बराबर 2 गुना 3, इसका मतलब 6 का गुणनखंड 2 भी है और 3 भी है। उसी प्रकार यदि आप लिखते हैं P स्क्वायर बराबर 2 गुना Q स्क्वायर, इसका मतलब P स्क्वायर का गुणनखंड 2 भी है, P स्क्वायर का गुणनखंड Q स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे क्या है कि P स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, इसका मतलब गुणनखंड का मतलब भाजक, इसका मतलब जो आपको विभाजित करता है, इसका मतलब है 2 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ पे हम क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ 2 P स्क्वायर का गुणनखंड है, इसीलिए 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए क्या आपको दिख रहा है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करता है या विभाजित करेगा। समझिए, यही है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। एक बार चेक कर लेते हैं, आपको दिखता है कि नहीं, आपको दिख रहा है, खूब दिख रहा है सर, खूब दिख रहा है। आपने क्या बोला, यहाँ ये जो 2 गुना Q स्क्वायर है, ये P स्क्वायर का गुणनखंड है, जैसा वहां बता रहे थे। इसका मतलब गुणनखंड का मतलब विभाजक, विभाजक का मतलब जो भाग कर सके आपको, जो आपको विभाजित कर सके। इसका मतलब 2 भी P स्क्वायर को विभाजित करता है और Q स्क्वायर भी P स्क्वायर को विभाजित करता है। चलिए Q स्क्वायर को छोड़ के 2 को पकड़े, तो यहाँ 2 P स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो विभाजित करेगा, इसलिए 2 P स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसीलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही पढ़ा के आपको लाए हैं। ओके, तो आप देखिए 2 P को विभाजित करेगा, अर्थात यहां समझिए, अर्थात अगर हम आपको विभाजित करते हैं, इसका मतलब जो है हम आपका गुणनखंड है, अर्थात 2 P का गुणनखंड है। 2 क्या है, P का गुणनखंड है। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, जहां P तथा Q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन एक के अलावा गुणनखंड हो गया कौन, 2। इसीलिए क्या अगर ये सही होता तो क्या एक के अलावा कोई और गुणनखंड होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया। इसका मतलब गुणनखंड है। यहां एक लाइन लिखते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए यह साबित होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह साबित होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, जल्दी से नोट करिए इस प्रकार, इसलिए यह साबित होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट इस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे किस चीज को, कि √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय है। तो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट।
नोट किया इसको? जल्दी से पॉज करके नोट करिए, चलिए आगे। अब जैसे आपसे पूछेगा कि साबित करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, या साबित करें कि रूट 5 एक अपरिमेय, तुरंत हम कर देते हैं। क्या पूछ रहा है अगला? साबित करें कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय है। चलिए प्रूफ में क्या करेंगे? यदि संभव हो कि असंभव हो तो माना कि रूट 5 क्या है? एक रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय, ये सॉरी परिमेय संख्या है। जहां p, और अगर परिमेय संख्या है तो रूट 5 को क्या लिख देंगे आप? p बटा q के रूप में, जहां p और q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो p रूट 5 इंटू क्यू बराबर हो जाएगा p स्क्वायर करेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5p को विभाजित करेगा। तो p का गुणनखंड एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? 5 भी एक गुणनखंड आ गया हमारा। इसीलिए हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारा मानना गलत है कि परिमेय है तो वो रियल में क्या है? अपरिमेय है। कंप्लीट। अब आपसे ये पूछेगा कभी कभी कि साबित करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि 1/√2, साबित करें कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय है तो 1/√2 को क्या लिखेंगे? p बटा q के रूप में, जहां p तथा q का एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? q√2p बराबर q, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका √2p का होल स्क्वायर बराबर q का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। आपने क्या देखा? 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2q का गुणनखंड है जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट। ये प्रूफ हो गया। 1/√2 क्या है? एक 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट। आप देखेंगे कभी कभी ऐसे पूछेगा आपसे, कभी कभी आपसे ऐसा पूछेगा, साबित करें कि 2√2, साबित करें कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से वही सेम प्रूफ है, एकदम से सेम प्रूफ है, सेम प्रूफ। क्या लिखेंगे? अगर संभव हो तो माना कि 2√2 एक ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं √2 बराबर p बटा 2q। और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो √2 है ये क्या है? ये अपरिमेय है। और लेकिन ये क्या है? ये तो परिमेय है। कभी भी अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि 2√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट। आगे आपसे पूछेगा कि यदि साबित करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। लिखेंगे
यदि संभव हो तो माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए अगर परिमेय है तो क्या लिख देंगे, 2 + √2 बराबर p/q, जहां p तथा q का एक के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य गुणनखंड नहीं होगा। कंप्लीट। अब देखिए तो इसीलिए अब ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। तो √2 बराबर, इसको उधर लेके चले जाइए, p/q -2। ये भी परिमेय है, दो भी परिमेय है। परिमेय में से परिमेय घटाने पर हमेशा परिमेय आएगा। इसका मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी है परिमेय का, और इसे आपने क्या प्रूफ किया है, ये कहानी है अपरिमेय का। √2 क्या है, अपरिमेय, लेकिन p/q -2 क्या है, परिमेय। क्योंकि ये तो आपने परिमेय बोला, परिमेय में से 2 घटेगा तो 2 तो परिमेय खुद है, 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय में से परिमेय घटेगा तो क्या बनेगा, परिमेय। लेकिन √2 क्या प्रूफ किया है आपने, अपरिमेय। कभी भी अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता। दो, जैसे कि जानवर और इंसान दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, उसी प्रकार ये जानवर ये इंसान कभी इक्वल नहीं होगा। इसीलिए अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब जो संभव हमने माना था वो संभव नहीं है, अर्थात 2 + √2 जो है वो एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट। अब हमें लगता है कि इस पर जो भी सवाल आएगा आपसे नहीं छूटेगा, आप उसे 100% बनाएंगे। ऐसा सवाल अगर कभी भी आएगा तो आप उसे 100% बनाएंगे। कंप्लीट। अब कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं, फिर हम लोग होमवर्क देंगे आपको। तो आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया है 18, 25, ऑप्शन बी में दिया है 32, 62, ऑप्शन सी में दिया है 31, 93 और डी में दिया है नन। पूछता है इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है, इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है। देखेंगे सर, सबसे पहले आप समझिए कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होता है, सह मतलब होता है साथ में, मतलब ऐसा कौन सा जोड़ा है जो एक साथ अभाज्य है, जिसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। ये मत देखिए कि ये अभाज्य है, ये अभाज्य है कि नहीं है, ऐसे नहीं देखना है। सहअभाज्य का एक अलग क्राइटेरिया है। तो सहअभाज्य क्राइटेरिया है जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, वैसे ग्रुप को, वैसे पेयर को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य। अगर इस पेयर का मौसो महत्तम 1 होगा तो ये सहअभाज्य होगा, इसका 1 होगा तो ये सहअभाज्य होगा, इसका 1 होगा तो ये सहअभाज्य होगा। अगर किसी का नहीं होगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए जरा हम लोग 18 और 25 का मौसो निकालते हैं। 18 तथा 25 का HCF निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 18 से आप भाग देंगे 25 में, 18 1 18, कितना हो गया 7, 7 से भाग दीजिए फिर 18 में, 7 दूना 14, कितना हो गया 4, 4 से भाग दीजिए आप 7 में, 4 एकम 4, कितना बच गया 3, 3 से भाग दीजिए 4 में, 3 एकम 3 ने, कितना हो गया 1, 1 से भाग दीजिए 3 में, 3 एक 3 ने कट गया। मौसो कितना हो गया, इसका HCF कितना निकल गया, HCF निकल गया 1। हमने क्या कहा, जिस पेयर का HCF 1 होगा उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो किसका आ गया, 18 और 25 का। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको सहअभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपको सहअभाज्य संख्या। कंप्लीट।
आपसे पूछता है कि अगला सवाल है, अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात होगा, 2 का अधिकतम घात होगा, कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो जरा सा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 से 2 7 14, 2 दूना 4, 36 दूना 72 0, 2 से 18 दूना 36, 9 दूना 18, 45 दूना 90, 15 तिया 45, 3 पचे 15। गुणनखंड क्या आ गया? 1440 का गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। क्या पूछा? 2 का अधिकतम घात, 2 का घात कितना है? 5। आंसर क्या हो गया? 5। कंप्लीट। अगला सवाल जल्दी नोट करिए इसको। अगला सवाल पूछता है, अगला सवाल पूछता है कि 6370, अगला सवाल लिखता है 6370 का गुणनखंड करता है 5, 6370 गुणनखंड करता है कि 2 5 7 13, 2 5 7 13, 2 के पावर m, 5 के पावर n, p k, 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर p, 13 के पावर k। तब पूछता है तब m प्लस n प्लस p प्लस k का मान होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले क्या कीजिए आप? गुणनखंड कीजिए। चलिए गुणनखंड करते हैं। 2 से ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 1 2, 2 8 70, 2 5 10। ठीक है, फिर लगा दीजिए आप। कितना से लगा दीजिएगा? 5 से लगा देते हैं। 5 6 के 30, 5 तिया 15, 5 7 35। 7 से लगा दीजिए। 7 नामा 63, 7 एकम 7, 7 से 13 7 91। ठीक है, इसका मतलब है कि 6370 का गुणनखंड हो गया 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, 13 के पावर 1। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के पावर m को 2 के पावर 1 मतलब m का मान कितना हो गया? 1, n का मान हो गया 1, p का मान हो गया 2 और k का मान हो गया 1। यही ना, सबको जोड़ देना है। m प्लस n प्लस p प्लस k, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 2 2 4 1 5। आंसर क्या हो गया? 5। कंप्लीट। इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने आपको करवाए। तो जैसे कभी कभी सवाल ऐसा पूछेगा आपसे, अगला ऑब्जेक्टिव, इसको जल्दी नोट करिए। अगला, ये सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव हम डील कर रहे हैं सभी के सभी बोर्ड मॉडल्स हैं, सभी के सभी बोर्ड मॉडल। अगला ऑब्जेक्टिव पूछा है, कितनी बार एग्जाम में पूछा है, इनमें से कौन मानक रूप में है? मानक रूप में है। ऑप्शन ए 2/4, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 4/8, ऑप्शन डी 5/10। क्या बोले थे सर? चारों परिमेय संख्या है, लेकिन मानक रूप कौन होगा? जो पुनः नहीं कटेगा। 2 1 2, 2 दूना 4, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 4 दूना 8, ये कट रहा है। 5 दूना 10, ये कट रहा है। सर चारों परिमेय है, लेकिन केवल बी क्या है? मानक रूप में है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? और इनमें से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में दिया √20, ऑप्शन बी में दिया √25, ऑप्शन सी में दिया √26, ऑप्शन डी में दिया √3। अब गौर कीजिए, 20 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी परिमेय नहीं है। 25 का वर्गमूल 5, ये परिमेय है। 26 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी, ये भी अपरिमेय है। केवल √25 क्या है? परिमेय है। अगला सवाल, इनमें से कौन परिमेय संख्या है? इनमें से कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में दिया 9/81, ऑप्शन बी में दिया 9/5,
ऑप्शन सी में दिया 31/62, ऑप्शन डी में दिया 3/5। ओके, देखेंगे जिसका पूरा पूरा 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, 3/9 मतलब 1/3, ये परिमेय संख्या। ऊपर का पूरा पूरा निकलेगा, नीचे नहीं निकलेगा, ऊपर नीचे किसी का नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या हो गया 3/5, मतलब क्या इनमें से कौन परिमेय है? केवल √9/81 परिमेय संख्या है, बाकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। कंप्लीट। इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ सकता है। कभी कभी पूछेगा बताइए 5√2 क्या है? ये अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। अगला 6 + √2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, आपसे पूछेगा 1.1314321 ये कैसा है? ये अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय। तो ये भी कैसा है? अपरिमेय संख्या है। कंप्लीट। आज के इस लेक्चर को यहाँ पे हम लॉक करेंगे, आज के लेक्चर को यहाँ पे लॉक करेंगे। और आपको होमवर्क मिल रहा है, आज आपका होमवर्क है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अगले लेक्चर में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर के 1.4 तक ये एक लेक्चर में डिस्कशन होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैप्टर बेजोर रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।